आप लोगों को मेरा इस सेशन में स्वागत है। मैं भी प्रजापति। आप लोग आज इस सेशन में यानी मैथ्स पार्ट 32 के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित विशेष बातें जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, इससे संबंधित अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं, तो उस दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आए अब आप लोग जाने पहले की द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानें। तो आप लोगों के सामने हम कुछ इक्वेशंस रख रहे हैं, आप लोग पहचानेंगे कि उनमें द्विघात समीकरण कौन है। जैसे हमने लिख दिया कि x - 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा लिख दिया x³ माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। साथियों, ये तीन इक्वेशंस आप लोगों के सामने हम रखे हैं। इसके माध्यम से आप लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x - 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या है, x³ माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से आप लोग बताएं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आए पहला जो है यह क्या है, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या पता करना है, द्विघात समीकरण। तो साथियों, द्विघात का मतलब समझिए रहे हैं कि द्वि माने दो, द्वि माने क्या होता है, दो, और घात माने पावर। यानी जिस समीकरण में चर के दो घात हो, यानी दो उसके पावर हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर दो चर का, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहला जो इक्वेशन आप लोगों के सामने है, यह उस कथन को पुष्टि नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, x है। x का पावर कितना है, 1 है ना, 1। इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन हमको चाहिए कितना, तो 2, यहां 1 है। तो इसलिए जो पहला इक्वेशन है यह द्विघात समीकरण नहीं है। चल अब सेकेंड वन को देखें, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमको देखना है क्या कि चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम घात होता है, वो 2 होना चाहिए। तो इसमें उस कथन की पुष्टि होती है। क्यों कि इसमें जो x वेरिएबल है, चर है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या कि इसमें देखिए 2 चर है ना। यहां पर 5x है, तो 5x जो है, तो इसमें x का पावर कितना है, 1 है। और यहां पर x का पावर 2 है। तो इसीलिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है चर का, वेरिएबल का। तो यह जो है इक्वेशन, हाँ, द्विघात समीकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो चर है, इसमें x उसका घात है, वो 2 है। चलिए, और तीसरा देखें, थर्ड वन को देखें, x³ माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहां पर x का पावर क्या है, 1 है। आगे बढ़ते हैं तो x का पावर 2 है। लेकिन मैक्सिमम कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है इस इक्वेशन में, 3।
तो साथियों, जैसा कि जो डिफिनीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें यह बताता है कि किसी भी चर का मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। 2 से न तो अधिक होना चाहिए और न 2 से कम होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, 2 से अधिक है। चर जो x है उसका पावर कितना है, 2 से अधिक है। कितना है, 3। यहां पर 3 है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाँ, सबसे मैक्सिमम घात कितना है, 3 चर का। तो इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, हाँ, चर का 2 घात होना चाहिए। तो देखिए, जो कि सेकंड क्वेश्चन में है, x का पावर 2 है, x का घात 2 है, इसलिए केवल जो यहां पर इक्वेशन 2 है वो द्विघात समीकरण है। तो चले, यह तो जान गए आप लोग, लेकिन यह जाने कि आखिर जब पहला द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या है, हाँ, यह लीनियर इक्वेशन। यह भी इक्वेशन है, ऐसी बात नहीं है यह इक्वेशन नहीं है, यह मत भ्रम में पड़िएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और दूसरा जो है वह क्या है, यही द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके चर के 2 घात है। मैक्सिमम हाईएस्ट को देखना है। ऐसा तो इसमें 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितना है इस इक्वेशन में, 2 घात है। चले, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और तीसरा क्या है, x का पावर कितना है, 3 है। इसका x का घात कितना है, मैक्सिमम हाईएस्ट 3। इसमें भी देखिए 1 है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट कितना है, 3। हम बोले हैं ना कि हाईएस्ट पावर को देखना। तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए यह क्या है, x³ है। तो यह जो तीसरा इक्वेशन है यह क्यूबिक इक्वेशन है। तो चलें, अब आज का टॉपिक जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का है। इसलिए हम अब द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को बेसिक टू एडवांस की तरफ ले चलेंगे, उन्हें देखें आप लोग और समझें। तो इसको हटा देते हैं। तो चलिए एक इक्वेशन आप लोगों के सामने रख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 5x + 6 = 0। तो साथियों, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तो आप लोगों को कोई इसमें संदेह नहीं होगा। क्यों कि इस समीकरण में जो चर है उसके मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम घात क्या है, 2। तो चलें, अब आप लोग जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके रूट्स को कैसे पता किया जाता है। हाँ, उनमें रूट्स का मतलब क्या, x जो इसमें देख रहे हैं, जो चर है, वेरिएबल है, उसका मान कैसे ज्ञात करें। तो पहले आप लोग जान लें कि जो यह इक्वेशन आप लोगों के सामने रखा गया है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म साथियों यह होता है ax² + vx और प्लस क्या होता है, c = 0। जो आप लोगों के सामने यह इक्वेशन रखा गया है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है। और स्टैंडर्ड ऑर्डर भी यही होता है। ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। देखिए यहाँ x² है, उसके बाद में तब क्या है x है। यहाँ ax² है ना, यहाँ bx है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग। ठीक है। तो अब देख लें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड जो ऑर्डर होता है
उसके आधार पर यह इक्वेशन बना है कि नहीं बना। तो साथियों यहाँ पर जो a है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ए क्या इंडिकेट करता है? ए क्या है? कोफिशिएंट है, गुणांक। हाँ, तो यहां पर भी आप लोगों को दिखाई भले ही न पड़े, लेकिन ये जो हम इक्वेशन आप लोगों के सामने रखें इसमें भी शामिल है। लेकिन ए का वैल्यू यहां क्या है? 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 क्या है? यहां पर ए है, 1 ए, लेकिन ए का मान कितना है? वैल्यू क्या है? 1 है। इस इक्वेशन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो। ठीक है, यह नहीं है कि ए का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 होगा। यहां पर 1 है इस इक्वेशन में जो आप लोगों के सामने रखा है। आगे बढ़ते हैं, प्लस बी एक्स है, तो अब देखें 5x में v कहा है, तो v कहा है? हाँ, वो है 5। b का मान कितना है? 5 है। ठीक है, चले x जो कहते हैं भाई, और आगे बढ़े तो c कहा है? तो 6 जो है वो c को इंडिकेट करता है। c जो है वो क्या है? 6 है। तो हो गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप लोग समझिए, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जान गए। हाँ, ए का मान 1 है तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आई रिपीट, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है। यह मत समझिएगा कि ए का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो बी का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में 5 है, लेकिन वो बदल सकता है। 6 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, सॉरी 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, एंड सो। अब आगे बढ़ते हैं तो जो सी है वो भी 6 तक सीमित नहीं रहेगा, वो भी आगे बढ़ सकता है, घट भी सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, एंड सो। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी इसके रूप में, इसके ऑर्डर में। तो देखिए, ऑर्डर भी इसका जो वेरिएबल्स है वो ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स है। तो आए अब रूट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग जाने कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग के सामने रखा गया है, इसका हम रूट कैसे प्राप्त करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, यह आप लोग जाने। तो साथियों, इसके पहले आप लोगों को यह बता देना उचित समझता हूं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके x के वैल्यू जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि इसके घात जो है वो 2 है, इसलिए वैल्यू भी 2 होंगे। और जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का घात क्या है? 1 है, इसलिए x का वैल्यू भी यहाँ क्या होता है? 1 होता है। अब आप लोग समझिए, तो यहाँ x का जो घात था 1 था, इसलिए वैल्यू 1 आया। यहाँ पर x का घात 2 है, इसलिए x का जो वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। तो आए अब इसके रूट्स को पता करने के लिए आप लोग जाने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है इसके रूट्स को पाने के लिए प्रचलित होता है, करीब करीब सभी लोग जानते हैं। वो क्या है? क्वाड्रेटिक मेथड वो क्या होता है? फॉर्मूला, उसको आप लोग देख लें। जैसे मान लीजिए इसका मान निकालना हो तो क्या हो जाता है?
हाँ, माइनस भी होता है, प्लस माइनस होता है। अंडर रूट क्या होता है? बी स्क्वायर और -4ac और बाटा क्या होता है? 2। तो साथियों यही फार्मूला है। अब यहां देख लें कि यहां प्लस और माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस। बताया ना कि अभी x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा द्विघात में, क्योंकि घात इसके 2 है। तो चले अब इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो x का वैल्यू पहला क्या हो जाएगा? x के जो वैल्यू होगा, रूट होगा पहला, उसको हम मान लीजिए अल्फा से दर्शाते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा? मान लीजिए x है, तो x अल्फा का मान क्या हो जाएगा? चल, तो माइनस भी हो जाएगा, प्लस क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बटा क्या हो जाएगा? 2। हाँ, दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा से क्रमशः हम दर्शाते हैं। और दूसरा रूट क्या होगा? बीटा। और मान लीजिए x है, तो इसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे? माइनस भी, माइनस हो जाएगा। देखिए, प्लस एक बार लिए, माइनस दूसरी बार माइनस, बीटा का मान निकाला होगा तो माइनस यहां रख देंगे। अंडर रूट हो गया क्या? हाँ, अच्छी तरह से समझिए। हाँ, बेसिक चीजें जानकारी नहीं रखिएगा तो आगे चल करके हाँ जटिलता का सामना करना पड़ेगा और आप लोग कंफ्यूजन में पढ़ करके गलत कर सकते हैं। तो साथियों इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब आप लोग समझ गए कि किस तरह से द्विघात समीकरण में जो x के दो वैल्यूज होते हैं वो निकाले जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा से संबोधित करते हैं। तो अल्फा निकालना होगा तो इस फॉर्मूला के जरिए, और बीटा होगा तो एक बार माइनस करके निकालना। तो ये तो मान लीजिए क्या हुआ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ। लेकिन जानिए रहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे किसी भी परीक्षा में, समय का बहुत महत्व होता है साथियों। तो अल्फा और बीटा का मान निकालने में अधिक समय लग सकता है इस फॉर्मूला के जरिए, और हमको, चाहे आप लोगों को समय की बचत करनी है तो उसके लिए हम जो मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन, उसके जरिए हाँ मिनटों का काम सेकेंडों में आप लोग कर बैठेंगे। तो ये जो इक्वेशन आप लोगों के सामने रखा गया है, इसका रूट मालूम करने के लिए तो एक तो फार्मूला आप लोग जान गए, और दूसरा हाँ फार्मूला जो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है? फैक्टराइजेशन। और भी है लेकिन ये 2 पॉपुलर है। तो आए, ये तो जान गए कि अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा, यानी x का दोनों जो वैल्यू है उनको निकालना होगा। तो हम फार्मूला के जरिए x से निकाल सकते हैं। लेकिन अब और विशेष जाने, जैसे मान लीजिए ये तो रूट प्राप्त करना होगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए रूटों का, रूट मतलब मूलों का, रूट माने क्या होता है? मूल होता है। रूट माने क्या होता है ये अभी जान लीजिए। रूट माने क्या हुआ? मूल हुआ। हिंदी में मूल कहते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कहेंगे। हाँ, जीरो भी आदमी कहता है, सब एक चीज है, ये अभी जान लीजिए, उसमें भ्रम में मत पड़िए। तो रूट मालूम तो कर लेंगे अल्फा और बीटा के जरिए इस फार्मूला पर, ठीक है। लेकिन अब वही कहे कि मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जब जोड़ेंगे, हाँ इसको जब जोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? -b बटा a। तो साथियों मूलों का योग निकालना होगा, चाहे मूलों का योगफल निकालना होगा या सम ऑफ रूट्स निकालना होगा, तब क्या हो जाएगा?
हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। और यदि अल्फा और बीटा का गुणनफल निकालना होगा, यानी मूलों का गुणनफल निकालना होगा, तब क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो यह जान गए, रूट मालूम करना। उसके बाद में रूटों का योगफल निकालना होगा, तो इससे हम निकाल लेंगे, और मूलों का गुणनफल निकालना होगा, तो ऐसे निकाल। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ये बेसिक बात है। और करीब करीब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर अप्लीकेबल है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने जो इक्वेशन हम रखे हैं उसका रूट कैसे निकाला जाएगा, हाँ, मूलों का योगफल कैसे याद करेंगे इस समीकरण का, और गुणनफल कैसे निकलेगा, और उससे आगे कुछ बढ़कर के भी बातें हम बताने जा रहे हैं। आप लोग केयरफुली देखते रहिए। साथियों देखिए, इस दुनिया में हर चीज कठिन है और नहीं तो हर चीज आसान भी है, ऐसा तो आप लोग जानते हैं। हाँ, मान लिया तो हार हो गई, वो कठिन बन गया, और ठान लिए तो क्या हो गई, हो गया जीत हो गई, वही चीज आसान हो गया। तो कोई चीज आप लोग करें तो ठान करके करें, हाँ, पीछे मत हटें जब तक कि अपने मंजिल पर आप लोग नहीं पहुंच जाते। तो आज मेरा पूरा दावा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में नहीं छूटे, लेकिन आप लोग इस वीडियो अंत तक देखते रहिए, यानी इस सेशन में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो आए, चलें, इसको हटा देते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, अब आप लोग समझ गए। अब देखें, अब इसको हल करें। हमारे ये रूट याद करना है, तो क्या करेंगे, अभी बताए हैं कि एक तो क्वाड्रेटिक मेथड द्वारा, जो कि अभी आप लोगों के सामने हमने दर्शाया। अब आए फैक्टराइजेशन से कैसे हम इसको हल करेंगे, कैसे x का मान ज्ञात करेंगे, उसको देखें। तो साथियों यहाँ पर यह तो जान गए कि इसमें कितने पद हैं, 3 है, 1 2 3, यह भी जानना जरूरी है। पद कितने हैं, हाँ, पद को क्या कहते हैं, टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है, पद। कितने हैं, 3। डिग्री कितने हैं, 2। जो चर का, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 2। ठीक है। और इसमें जो यहां पर 1 अभी बताया ना पहले कि इसका x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से x² से गुणा करने पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ x² के साथ में जो 1 है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम अभी दर्शाए पीछे, हाँ, ए से इंडिकेट किया जाता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1, और x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको गुणांक कहते हैं, अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। तो x का गुणांक क्या है, 5 है। देखिए
और आगे बढ़िए तो 6 क्या है, 6 क्या है, यह कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, हाँ, जो वैरी नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो 6 क्या है, यह C के स्थान पर है, ठीक है। यह तो समझ गए, जो कि कांस्टेंट, यह 6 क्या है, कांस्टेंट। तो इतना आप लोग जान गए। अब तो आप लोग हल कर दें, पद जान गए। इसमें कितने पद हैं, टर्म्स हैं, 3 हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। हाँ देखिए, कोफिशिएंट बदल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो कोफिशिएंट है वो बदल सकते हैं, समझ गए। हाँ, x का भी कोफिशिएंट बदल सकता है, 5 के जगह पर 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन हो सकता है। तो चलें अब प्रश्न की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। समय अधिक बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो अभी तक तो आप लोग जो भी मैंने बेसिक चीजें बताई आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं ना, ठीक है, वेरी गुड। चल, तो फैक्टराइजेशन से क्या करना है, इसको हाँ उस विधि से इसको, इसके रूट को मालूम करना है। तो देखिए कैसे मिनटों का काम सेकेंडों में आप लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हाँ, पहला और तीसरा पद को गुणा कर देना है। पहला और तीसरा पद को क्या कर देना है, गुणा। पहला और तीसरा पद, और जो गुणनफल आएगा उसको 2 भाग में, 2 पार्ट में, 2 खंड ऐसा करना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद के बराबर आ जाए। क्या करना है, हाँ, पहला और तीसरा पद को गुणा कर देना है। पहला और तीसरा वो क्या कर देना है, पहला गुणा तीसरा गुणा कर देना है। और उस गुणनफल को, यानी यहां मान लीजिए पहला और तीसरा का गुणनफल कितना हुआ, 6 स्क्वायर हुआ ना, नहीं हुआ, ऐसे स्क्वायर गुणा 6 बराबर क्या हुआ, 6 स्क्वायर हुआ। तो 6 स्क्वायर का समझिए, केवल समझ जाइएगा, इस पर आधारित जटिल से जटिल प्रश्नों को हल कीजिए। तो साथियों, 6 स्क्वायर का ऐसा खंड करना है कि हाँ, ऐसा खंड का मतलब कर देना है कि जिसको जोड़ या घटा देने पर, ये तो गुणा करने पर हुआ पहला और तीसरा का गुणनफल, और इसको ऐसा खंड किया जाए, 2 खंड कि जिसे जोड़ या घटा दिया जाए तो दूसरा पद प्राप्त हो जाए। तो इस इक्वेशन में दूसरा पद क्या है, 5x। तो 5x को हम यदि 3x प्लस 2x कर देते हैं तो हो जाता है। देखिए 3 और 2 5x हो गया, और 3 दूनी 6 x स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपका प्रश्न हल हो गया, सेकेंडों में हल हो गया, कर लिए हल। देखिए कैसे कर दिए, x स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, 3x कर दिए, अब प्लस क्या हो गया, 2x कर दिए, अब प्लस या 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको हम यहां लिख दिए खंड करके, हाँ इसी को यहां पर लिख दिए, देखिए और कर दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, अब इसमें देखिए क्या है, कॉमन x है, तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा। अब प्लस इसमें 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दोनों में x प्लस 3 शामिल है, तो क्या किए, x प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, इधर x बचा, इधर क्या बचा, प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो बारी बारी से देखिए हल कर लीजिए, तो क्या हुआ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। साइड बदल गया, यहाँ प्लस 3 है तो इधर है तो -3 हो गया। अब दूसरा ले लें,
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग समझ गए, रूट की जानकारी प्राप्त करना जान गए आप लोग, अच्छी तरह से जान गए साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए कितनी आसानी से आप लोग जान रहे हैं। चलें अब इसको हटा देते हैं, अब आगे चलें। अब तो ये आप लोग जान गए क्या, रूट्स प्राप्त करना, सॉल्यूशन, एक्स का मान, वैल्यू। लेकिन अब वही जो रूट्स प्राप्त हुए तो सम ऑफ रूट्स प्राप्त करना होगा, यानी मूलों का योग प्राप्त करना होगा। तब क्या हो जाएगा, मूलों का योग तो जानिए रहे, मूल को दर्शाते हैं किससे, अल्फा से और बीटा से, जैसा कि पहले हम बताएं। तो इन दोनों का योगफल मालूम करना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसको मालूम करना होगा। तो क्या करेंगे, उसको देखें। चलें, इसी इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। इक्वेशन यही रहेगा। हाँ, आप लोगों को समझना है केवल। तो इक्वेशन यही है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताएं हैं पहले। हाँ, शुरू में वही चर्चा की है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b बटा। तो आए इस इक्वेशन में b कितना है, 5 है। बताए हैं शुरू में कि b कितना है, 5 है। ऐसे आप लोग जान लें। तो a बराबर कितना है, इसमें बताए हैं, a बराबर क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a बराबर 1 हुआ। अच्छा, b क्या है, b बराबर 5 है। देखिए x का कोफिशिएंट जो है 5 है। अब 5 जो b को इंडिकेट करता है, 1 क्या करता है, a को इंडिकेट करता है। और c का मान जो कांस्टेंट है वो जानिए रहे 6 है। चलें, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जान, हाँ, बेसिक चीजें जान गए तो बुझिए कि सब कुछ ही जान गए। तो अब यहां तो केवल रखना है। तो क्या हो गया, बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस, अब b कितना है, देखिए 5 है, अब बटा a कितना है, 1 है। तो बराबर क्या हो गया, -5। मालूम कर लिया। चल, अब मान लीजिए मूलों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि बताए हैं कि c/a होता है। तो आए इस समीकरण की तरफ आप लोगों को चलते हैं। इसमें c क्या है, 6 है। चलिए 6 है, a कितना है, a बराबर 1 है। तो बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो कितना आसानी से आप लोग ज्ञात कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, क्या क्या आप लोग निकाल लिए इस इक्वेशन का, रूट निकाल लिए, हाँ, मूलों का योगफल निकाल लिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, मूलों का गुणनफल निकाल लिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए आसानी से। तो चलें अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। रूट्स तो आप लोग निकालना जान गए, समीकरण दिया रहे तो रूट्स कैसे प्राप्त कर लेंगे, मूलों का योगफल कैसे प्राप्त करेंगे, उनके गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन साथियों, यदि मूल दिया हुआ हो, रूट्स दिए हुए हो, तो समीकरण कैसे तैयार करेंगे, अब उसके बारे में आप लोग, हाँ, यही सब बेसिक बातें हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं। मान लीजिए अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा बराबर मान लीजिए -3 और बीटा बराबर -2 है। तो इक्वेशन तैयार करना है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है। तो चले, अब उसके लिए क्या
फॉर्मूला होता है उसको आप लोग देख लें। एक्स स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। साथियों इसको ध्यान में रखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, अब बराबर 0 होगा। हाँ, इसको मत भूलिएगा, तभी इक्वेशन बनेगा। हाँ, तो चले अब आप लोग देखें, जो रूट्स दिए हुए हैं उसको लेकर के हम इक्वेशन तैयार कर देते हैं। तो आए एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस हुआ, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और -2 है। -3 या -2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -5। तो ब्रैकेट में -5 आया और उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया +5 और यहाँ क्या है x हो गया। अब प्लस क्या है, हाँ, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है -2 है। तो इन दोनों को गुणा कर दिए तो क्या हो गया 3 दूनी 6 हुआ, माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया। तो प्लस क्या हो गया 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन साथियों बन गया बिना किसी परिश्रम का। तो रूट्स मालूम न हो तो इक्वेशन भी आप तैयार कर सकते हैं। इक्वेशन से रूट्स मालूम कर लिए और रूट्स से इक्वेशन भी बना दिए। देखिए कितना आसानी से। अब आए और कुछ प्रश्नों को देखें। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों के सामने इसको हटा देते हैं, चलिए मान लीजिए इक्वेशन यही है और इसमें हमने कह दिया कि हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा मालूम करना है। समीकरण यही दिया हुआ, इसी के आधार पर हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ध्यान में रख लीजिए। चलिए तो आए, अब तो आप लोग हल कर दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इसी फॉर्मूला को बैठा दिए तो क्या हो जाएगा, हाँ, बराबर हम क्या कर देंगे, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताए हैं। तो इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग आप लोग निकालना जानते हैं। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। तो इसमें b कितना है, देखिए माइनस चिन्ह रख दिए बराबर। अब b कितना है 5 हो गया, a कितना है 1 बताए हैं ना। हाँ, a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी a बराबर 1 है। तो 1 लिख दिया, बराबर क्या आ गया -5। तो चलिए अब यहां रख देते हैं। तो -5 आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो -5 को वर्ग करेंगे। चलिए ऐसे लिखिए लीजिए आप लोग। माइनस क्या हुआ 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर आप लोग जानिए रहे हैं, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है और c बटा a होता है। तो बराबर क्या हो गया, c इसमें कितना है 6 है, a कितना है 1, बराबर क्या हो गया 6। तो यहां हम गुणा 6 लिख दिए। चलें अब इसको हल करें आगे, तो क्या हो जाता है बराबर हो गया कितना हो गया 25 हो गया। हाँ 25 अब माइनस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया। अब माइनस क्या हुआ 12 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो कितना हो गया
बराबर 13 आंसर हो गया। साथियों आप लोग देखिए कितना आसानी से जानते हैं। चलें अब और आगे कुछ प्रश्नों को और देखें, विशेष जानकारी है तो विशेष कंफर्मेशन है ताकि कोई आगे डाउट न रह जाए। सॉल्यूशन हाँ 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 एकदम। चलें इसको हटा देते हैं, अब तो इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब मान लीजिए इक्वेशन आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जी। अब मान लीजिए हमको ज्ञात करना हो क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। इक्वेशन यही रहा, इसी आधार पर मालूम करना है। इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो आए प्रश्न को देखें। तो इसमें क्या कॉमन है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो क्या होगा, बचेगा इधर क्या, इधर अल्फा बीटा ले लिए तो बीटा बच गया, प्लस क्या बचा, हाँ इधर भी ले लिए अल्फा बीटा निकाल लिए तो क्या बचा, सॉरी यहां पर अल्फा और बीटा निकाले तो हाँ अल्फा का घात क्या है 2 है तो ये अल्फा बच गया, और इधर अल्फा और बीटा निकाल लिए तो क्या बचा, बीटा बच गया। ठीक है, हो गया आपका, बन गया सवाल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जानिए रहे हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हाँ मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी c बटा a। तो c कितना है 6 है, बराबर 6 हम लिख दिया, अब बटा a हुआ तो a का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। चल इंटू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, हाँ इनका योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो बी कितना है, माइनस लिख दिए, बी के लेवल पर क्या है 5 है, और ए कितना है 1। यही नहीं हुआ, बन गया आपका। चलिए तो गुणा कर लें, तो 6 5 30 हो गया, बराबर क्या हो गया -30। आंसर हो गया। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया -30। तो देखिए कितना आसानी से आप लोग हल कर रहे हैं। हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए और इक्वेशन यही रहा। चलिए अब और निकालना होगा कि मान लीजिए 1 बटा अल्फा अब प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या है। अब देखिए कितना आसानी से आप लोग निकाल रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका, हाँ इसको हम मान लीजिए यहां पर क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, और अल्फा यहाँ कट गया तो बीटा हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, बीटा कट गया तो अल्फा हो गया। तो बराबर क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, अब बटा क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर जानते ही है क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है, हाँ मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी या बटा ए। तो चल अब यहां समीकरण को ध्यान में रखते हुए कितना है माइनस, अब बी कितना है 5 है, ए कितना है 1 है। यह एल बी सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या इंडिकेट करता है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, क्या होता है सी बटा है। तो इस समीकरण में सी क्या है, चलिए बटा कर दिए हैं, यहां बटा कर दिए,
हाँ, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ, सी बटा ए होगा। तो सी कितना है, 6 है, ए कितना है, 1। तो क्या हो गया, बराबर -5/1, और गुणा अभी ऊपर चला गया तो 1/6 हो गया। बराबर क्या हो गया, -5 और 1 से गुणा हुआ तो -5 और नीचे 6। तो साथियों देखिए, आसानी से आप लोग प्राप्त कर लिए। ऐसे देखने में बहुत जटिल लग रहा है कि भाई ये कैसे निकले। तो अब तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं रही होगी, बेसिक जानकारियां आप लोग प्राप्त कर ली करीब करीब। अब अगले सेशन में हाँ, इस पर आधारित कुछ जटिल प्रश्नों को रखा जाएगा, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में आया करते हैं। उन्हें आप लोग देखेंगे और मेरा पूरा दावा है कि सेकेंडों में उन्हें आप लोग हल कर देंगे। तो साथियों, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो भी बातें आज इस सेशन में बताई गई तो ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना साथियों न भूलेंगे, और इसे अपने साथियों के बीच शेयर भी कर देंगे ताकि वे लोग भी इससे लाभ उठावें। तो बस आज इतना है इस सेशन में। मेरा आप लोगों को पुनः स्वागत है। धन्यवाद।